नमस्कार दोस्तों, मैं फिर हाजिर हूँ आपके सामने एक संविधान की अगली कड़ी को लेकर। हम संविधान पर चर्चा कर रहे हैं, ये तो आपको मालूम ही है। और मूल अधिकार जो संविधान में नागरिकों को दिए हैं 7 थे। अभी शिक्षा का अधिकार और सूचना का अधिकार और जुड़ गया, उसमें 9 हो गए हैं। और एक फूड सिक्योरिटी बिल भी बाद में आया था, तो वो भी एक अधिकार ही है, उस पर भी चर्चा करेंगे। लेकिन पहले सूचना के अधिकार पर चर्चा करते हैं। सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 है, और ये भी मतलब मौलिक अधिकार में आता है। और सूचना के अधिकार का मूल उद्देश्य यह है कि शासन प्रशासन में पारदर्शिता और खुलापन लाना और भ्रष्टाचार पर रोक लगाना, अंकुश लगाना। तो इसके लिए ये लाया गया था। आगे मैं बढ़ूं उसके पहले ये अपील कि अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब न किया है तो सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन दबाना न भूलें। अगर आपको वीडियो अच्छे लग रहे हैं तो लाइक करें, फॉरवर्ड करें, और लोगों को भी बताएं कि हम संविधान पे बहुत अच्छे वीडियो बना रहे हैं जानकारी के लिए। और कमेंट बॉक्स में जाएं, कमेंट लिखें, सुझाव दें, और आपके कमेंट और सुझाव हमें और बेहतर करने की ओर अग्रसर करेंगे। तो हम अभी सूचना के अधिकार पर बात कर रहे थे, और सूचना के अधिकार को लाने का उद्देश्य सबसे बड़ा यही था कि शासन प्रशासन में पारदर्शिता आए और भ्रष्टाचार पर अंकुश लगे। वास्तविक अर्थों में हमारे लोकतंत्र को लोगों के लिए काम का आसान बनाना है। यह स्पष्ट है कि एक जानकार नागरिक प्रशासन के साधनों पर आवश्यक सतर्कता बनाए रखने के लिए बेहतर और सक्षम है, और सरकार को अधिक जवाबदेह बनाता है। यह कानून नागरिकों को सरकार की गतिविधियों के बारे में जानकारी देने के लिए एक बड़ा कदम है। इस अधिकार के तहत सरकार से वांछित दस्तावेज की प्रतिलिपि मांग सकते हैं। उसके कुछ नियम हैं, कुछ पैसे वैसे भी जमा कराने पड़ते हैं, लेकिन आप वो सूचनाएं, जानकारी जो आप चाहते हैं किसी भी केस के अंदर, वो मांग सकते हैं। कई बड़े बड़े भ्रष्टाचार के आरोप लगते हैं, उसमें सही जानकारियां नहीं होती है, तो आप वो सूचना का अधिकार के तहत वो जानकारी विभाग से मांग सकते हैं कि टेंडर कब हुए, उसमें डेट कब थी, क्या उसमें किसने अप्लाई किया, किसकी न्यूनतम प्राइस थी, मतलब इस तरह की जितनी भी जानकारियां हैं वो आप मांग सकते हैं, और सरकार उसके लिए वो विभाग बाध्य है देने के लिए। आप मांग सकते हैं, और सरकार के सक्षम अधिकारी इस अधिनियम के तहत 1 माह में वो जानकारी आपको देने के लिए बाध्य है। इस अधिनियम में के अंतर्गत केंद्र सरकार और राज्य सरकारें भी एक लोक सेवक अधिकारी अपने अपने विभाग में नियुक्त करेंगी। वो सभी इस तरह की जो डिमांड्स आती है, मांग करते हैं सूचना की, वो उनको प्रोवाइड कराएंगे। इसका प्रावधान है।
कांग्रेस की मनमोहन सिंह सरकार ने 2005 में यह सूचना के अधिकार को मौलिक अधिकार बनाया था, लेकिन इसके पहले लगभग 10 साल तक इसके लिए आंदोलन चलता रहा, पारदर्शिता लाने के लिए और सूचना के अधिकार के लिए। यह आंदोलन, बड़े खुशी की बात यह है कि यह आंदोलन उदयपुर की भीम तहसील से शुरू हुआ, बाद में राजसमंद जिला बन गया, लेकिन भीम तहसील की तरफ से शुरू हुआ और उदयपुर राजस्थान से शुरू होकर पूरे प्रदेश में व देश में फैल गया। फिर इस आंदोलन में बहुत बड़े कई लोग जुड़े, जिसमें फिर ये जो है, उस समय सोनिया गांधी ने एक सलाहकार परिषद बना रखी थी, उसमें भी ये अरुणा राय मेंबर थी और वहाँ पे भी ये डिस्कस हुआ और फिर इसका बिल बना और चर्चा में आया और संसद से पास हुआ। और इस आंदोलन में केजरीवाल जी और वो मिस्टर गांधी और बड़े बड़े लोग इसमें जुड़े थे और इस बिल को पास करवाया, सूचना के अधिकार को। लेकिन अब हालात बिगड़ने लगे हैं। सूचना मांगने पर सूचना नहीं देते हैं। पहले एप्लीकेशन को पढ़ी रखते हैं, 28-29 दिन एक पत्र भेज देते हैं कि सूचना हमारे विभाग में नहीं मिल सकती, या कोई और बहाना कर लेते हैं कि यहाँ नहीं मिलेगी, वहाँ से मिलेगी, या ये सूचना है हमारे पास उपलब्ध नहीं है, या देय नहीं है, या इस तरह की कोई भी बहाना करके उसको टाल देते हैं। फिर आप अपील करो, अपीलेंट अथॉरिटी उसको जांच करेगी, वो उनको सूचना करेगी, इस तरह काफ़ी समय निकल जाता है। तो लेकिन आपको मैं बताना चाहता हूँ कि सूचना के अधिकार से ही व्यापम जैसा बड़ा घोटाला का पर्दाफाश हुआ और ऐसे कई घोटाले इस सूचना के अधिकार के बाद ही सामने आए और वो सूचना के अधिकार की वजह से ही आए। लेकिन सूचना के अधिकार के चलते एक राजनेता और अफसरशाही परेशान अवश्य है। एक वाकया तो ऐसा भी हुआ कि इस एक विवाद में सुप्रीम कोर्ट के जज ने ये कहा कि भाई ये हमारे पर सूचना का अधिकार लागू नहीं होता है, और उनको मतलब हाई कोर्ट में किसी ने केस कर दिया था, तो हाई कोर्ट में पैरवी करने के लिए सुप्रीम कोर्ट के जज को जाना पड़ा और अपनी बात को वहां पे रखना पड़ा। तो इतना वो ये बड़ा उदाहरण है मतलब सूचना के अधिकार के ताकत का। और सारे अधिकारी और सक्षम लोग जो हैं, चाहे जज हो, चाहे मंत्री हो, चाहे नेता हो, एमएलए एमपी हो, कोई भी हो, वो अपने आप को इस अधिकार से बचाए रखना चाहते हैं, अलग रखना चाहते हैं कि ये हमारे पे लागू नहीं होता, ये बात है। लेकिन ये ऐसा अधिकार है कि जो भी सरकारी पैसे से या सरकारी ट्रेजरी से जो पैसा उठाता है उन सब पे लागू होता है। अब मैं अनिवार्य और निशुल्क शिक्षा के अधिकार पर भी बात करता हूँ। ये अधिकार भी मनमोहन सिंह सरकार ने 2009 में बनाया था। उस समय कपिल सिब्बल साहब शिक्षा मंत्री थे और उन्होंने ही इस बिल को संसद में रखा और पास करवाया। लेकिन इस अधिकार के चलते 25% गरीब छात्रों को, पहला तो ये है कि भाई 6 साल से 14 साल तक के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा
मिलेगी, ये बिल कहता है। तो फिर ये कहता है कि 25% निर्धन जो बच्चे हैं, जो गरीबी की रेखा के नीचे हैं या जो असक्षम है फीसेस वगैरह देने में, उनको भी निजी स्कूलों में दाखिला देंगे और निजी स्कूल की शिक्षा, मतलब उनको अच्छी शिक्षा दिलाएंगे और उसका जो व्यय है वो सरकारें, राज्य सरकारें देगी। तो इससे क्या है कि सरकारें तो देगी और 25% लोगों को अच्छी शिक्षा भी मिल जाएगी, लेकिन 75% लोगों का क्या होगा, इस बात पर कभी विचार नहीं किया गया। और 14 साल की आयु में अगर एक बच्चे की शिक्षा छूट जाती है किसी कारण से, या पैसे निर्धन की गरीबी की वजह से, तो ये बहुत उसके ऊपर एक तरह का अत्याचार है। उसकी पढ़ाई तो किसी भी तरह से चालू रहनी चाहिए। तो वो कैसे रह सकती है क्योंकि शिक्षा का अधिकार तो 14 साल तक के बच्चों को ही शिक्षा देने का कहता है। तो इस बिल में ये मतलब एक अतिशयोक्ति है। दरअसल ये बिल जो है वो निजीकरण की तरफ ले जाता है शिक्षा को, ये भी बहुत गलत है। और दूसरी बात ये कि निजी स्कूल के बच्चे तो तीसरे साल से ही स्कूल में जाना शुरू कर देते हैं, लोअर केजी, अपर केजी, हायर केजी, पता नहीं क्या क्या केजी, और फिर छठी क्लास, 6 साल का बच्चा होता है जो पहली क्लास में आता है, और ये 6 साल का बच्चा पहली क्लास में भर्ती होगा। तो ये 3 साल की इसकी पढ़ाई नहीं होती है, तो ये उनसे कंपटीशन कैसे करेगा? ये एक बड़ा सवाल है जो अभी तक अनुत्तरित है। और कई बच्चे जो है इस वजह से छोड़ देते हैं स्कूल फिर, और पढ़ने ही नहीं जाते हैं। तो हमारा कहना ये है कि 6 साल के बजाय 3 साल के बच्चे को स्कूल में दाखिला दिलाने की बात करनी चाहिए। निःशुल्क शिक्षा और निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा 3 साल के बच्चे से शुरू होनी चाहिए। केजी पीजी जो भी है उसी में पढ़ाओ, और फिर छठी क्लास पे 6 साल का जब बच्चा हो जाए तो पहली क्लास में भर्ती करा दो। ये जैसे आंगनवाड़ी वगैरह में आजकल थोड़ा बहुत होने लगा है, तो वही बात ये है कि उनको स्कूलों में भर्ती कराएं और उनकी निःशुल्क शिक्षा हो। फिर जब तक उसकी स्कूलिंग नहीं हो जाए, मतलब 12th पास नहीं हो जाए, तब तक सरकार को उसको निःशुल्क शिक्षा का प्रावधान देना चाहिए। 2 बातें तो ये हो गई। तीसरी बात हम ये कहना चाहते हैं इसमें कि इस तरह से शिक्षा में जो अलग अलग स्तर की शिक्षा बच्चों को दे रहे हैं, उससे भी बड़ा नुकसान हो रहा है। क्योंकि अगर इस बच्चों का स्तर कम है, स्कूल जैसे ग्रामीण स्कूलों में बच्चे को टीचर्स भी नहीं है, स्कूल की पढ़ाई भी ठीक नहीं है, तो वो बच्चे कैसे कम्पीट करेंगे आगे जा करके दूसरे बच्चों से? तो एक समान शिक्षा की ओर बढ़ना चाहिए। इस शिक्षा के अधिकार में ये होना चाहिए कि ये जो अलग अलग लेयर की शिक्षाएं हैं, अलग अलग स्तर की शिक्षाएं हैं, किसी को बहुत अच्छी शिक्षा, किसी को बिल्कुल रद्दी घटिया शिक्षा, कहीं ब्लैक बोर्ड भी नहीं है, गांव में स्कूल तो है पर टीचर नहीं है, बिना टीचर का कौन सा स्कूल हो सकता है? तो और शिक्षा मित्र लगाए रखे हैं कई जगह, जो उनको खुद को जो है पढ़ने की और ट्रेनिंग की जरूरत है, वो बच्चों को क्या पढ़ाएंगे? तो हमारा ये कहना है कि एक समान शिक्षा की ओर सरकार को बढ़ना चाहिए, ताकि सबका लेवल एक हो। भले आप महाराणा प्रताप को पढ़ाओ या महाराष्ट्र में शिवाजी को पढ़ाओ, लेकिन लेवल एक होना चाहिए सबके पढ़ने का, तभी ये शिक्षा उपयोगी हो सकती है। अभी तो मुझे लगता है कि ये शिक्षा जो है खुदगर्ज और बेईमान पैदा करने की शिक्षा है, इसको जरूर बदलना चाहिए। और ये जो अलग अलग लेयर की जो शिक्षा है, अलग अलग स्तर की शिक्षा है, ये जो भेदभाव है बच्चों में निराशा पैदा करता है। इस तरह बच्चे को 14 साल की आयु में शिक्षा से वंचित करना भी उसका उत्पीड़न करना ही है। इसलिए बेहतर यह है कि कम से कम उसको 12th तक की शिक्षा
अनिवार्य और निःशुल्क होनी चाहिए। सरकारी पैसों से उसको 12वीं तक की शिक्षा देना हमारा कर्तव्य होना चाहिए। दूसरी बात यह कि शिक्षा को व्यापार बनाना ठीक नहीं है। मतलब शिक्षा तो दान की चीज है और लोगों को मिलनी चाहिए। इसमें व्यापार इससे व्यापार करना पाप का काम है। बच्चों को केजी से पीजी तक मुफ्त शिक्षा दी जाए। एक और बात, यहाँ पर शिक्षा का अधिकार तो मूल अधिकार तो बन गया है, लेकिन शिक्षा के स्तर पर बिल्कुल ध्यान नहीं दिया जा रहा है। शिक्षा के निजी क्षेत्र को खोलने से शिक्षा का स्तर कई लेवल का हो गया है। इसमें चिंता का विषय यह है कि सरकार को समान शिक्षा की ओर अग्रसर होना चाहिए। उसके लिए निजी क्षेत्र पर भी नियंत्रण करना चाहिए। कुछ नियंत्रण किए जाएं तो बेहतर होगा, क्योंकि हमारा संविधान समता का अधिकार देता है, सबको बराबरी का अधिकार देता है संविधान। फिर आप शिक्षा अलग अलग तरह की कर रहे हो तो ये क्या हुआ? मतलब कहाँ समता कहाँ रही? उसमें यह भेदभाव को शिक्षा देना किसी भी हालत में मंजूर नहीं होनी चाहिए। इस तरह हम यहाँ मूल अधिकार के इस विवेचना को समाप्त करते हैं और आगे हम संविधान में दिए नीति निर्देशक तत्वों पर चर्चा करें। अब नीति निर्देशक तत्व भी एक प्रकार के अधिकार ही हैं, लेकिन मूल अधिकार में और इनमें फर्क ये है कि मूल अधिकार आप कोर्ट में जाकर के भी ले सकते हो। मतलब न्यायालय के माध्यम से वहाँ पर अपील लगा करके, अपने अर्जी लगा करके और कह सकते हो कि भाई ये हमारे साथ हमारे अधिकारों का जो है हनन हो रहा है, इसलिए आप इसमें आदेश दें। तो और कोर्ट देता है तो वो जो है मतलब, लेकिन ये जो नीति निर्देशक तत्व हैं इसमें आप कोर्ट में नहीं जा सकते। ये सिर्फ सरकार को कानून बनाने में मदद करते हैं कि कानून बनाते समय इन चीज़ों का ध्यान रखा जाए। ये नीति निर्देशक तत्व का मतलब है। ये जो चीज़ें हैं ये इस कानून में आनी चाहिए। पहले जैसे शिक्षा का अधिकार नहीं था, तो बाद में ये शिक्षा का अधिकार बना, तब ये नीति निर्देशक तत्व में था शिक्षा, तो उसका अधिकार बन गया। तो इस तरह से अब राजस्थान में तो स्वास्थ्य का भी अधिकार है। मतलब अशोक गहलोत की सरकार ने स्वास्थ्य को एज ए अधिकार, एज ए राइट बिल पास करवाया है। अब उस पर गवर्नर के दस्तखत हुए कि नहीं हुए मेरे को पता नहीं है, मैं इतनी जानकारी नहीं है मेरे पास, लेकिन बिल पास करवाया ये तो मेरी जानकारी में है। इस भाग में प्रावधान भी हमारे देश की नीति को दर्शाते हैं तथा कानून बनाने के वक्त इन तत्वों का राज्य को कानून बनाने में मदद करते हैं। ये नीति निर्देशक तत्व की यहाँ पर हम समाप्त करते हैं और बाकी जो है हम नीति निर्देशक तत्व में क्या क्या चीज़ें हैं उसकी विवेचना हम कल करेंगे, क्योंकि मतलब अगले वीडियो में करेंगे। ये वीडियो यहीं समाप्त करते हैं और आशा करते हैं कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, और पसंद आया हो तो आप ज़रूर लाइक करें और हमें मतलब कमेंट लिखें, कमेंट बॉक्स में जाएं। और अगर आपने हमारी YouTube चैनल महावीर समता संदेश को अब तक वो नहीं किया है, सब्सक्राइब नहीं किया है, तो सब्सक्राइब कर लें। जय हिंद, धन्यवाद। ये तो गड़बड़ हो गया।